हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूलों की प्रकृति के बारे में, जिसे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं और द्विघात समीकरणों को हल करना भी आप जानते हैं। द्विघात समीकरणों को हल करने की हमारे पास तीन विधियाँ होती हैं। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ववर्ग बनाकर, तीसरी द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो अगर आपको कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाए तो आप उसे हल कर सकते हैं और हल करके उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई द्विघात समीकरण दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बिना हल किए बताइए इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल किस प्रकार के आएंगे, तब आप क्या करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दिया जाए तो हम बिना हल किए कैसे बता पाएंगे कि इसके मूल किस प्रकार के होंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, तब इसके मूल हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। और इस सूत्र की मदद से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हमें कोई समीकरण दिया गया है तो हम कैसे बता पाएंगे कि उसके मूल किस प्रकार के होंगे। ठीक, तो आपको इसके लिए क्या करना है? आपको इसके लिए सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, इसका आप मान निकाल लीजिए। इसका आप मान निकाल लीजिए और मान निकालने के बाद मान लीजिए कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और ये मान 0 आ गया। मान लो कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और ये क्या आ गया? ये 0 आ गया। तब जो समीकरण दिया गया है ना, तब समीकरण के दोनों मूल, तब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तब समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वो क्या आ गया? 0 आ गया, बस वहीं से आप बोल दोगे कि भाई इस समीकरण के जो दोनों मूल आएंगे वो बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। ठीक है, आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। हल तो हम जब मूल प्राप्त करना होगा हमें तब करेंगे। अगर हमें यही बताना हो कि मूल किस प्रकार के आएंगे तो हम लोग यहीं से बता सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ गया तो उसके मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और ये 0 से बड़ा आ गया। 0 से बड़ा आने का मतलब है धनात्मक आना। 0 से बड़ा मतलब क्या? धनात्मक। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकालते हैं और वो क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए, तब क्या होगा? तब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा यानी कोई भी धनात्मक संख्या आ जाती है, तब वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई इस समीकरण के जो दोनों मूल आएंगे वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वो क्या आ गया? 0 से छोटा आ गया, मतलब ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। तब क्या होगा? तब इस दशा में समीकरण के कोई वास्तविक मूल
नहीं होंगे। मतलब अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वो क्या आ गया, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव आ गया, तब वहाँ से आप बोल सकते हैं कि इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इस समीकरण के जो मूल हैं उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, मतलब इसके कोई भी मूल नहीं होंगे। ठीक, तो अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण को देख के बताना हो कि इसके मूल किस प्रकार के होंगे, तो आप क्या करो, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो। अगर जीरो आ गया तो आप कह सकते हो कि इस समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा आ गया, मतलब धनात्मक आ गया, तो आप बोल दो कि इसके दोनों मूल जो होंगे वो वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो आप बोल दोगे कि इस दशा में समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, मतलब मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो अगर आपको कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाए तो आपको ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे, उसके बाद आप बता देंगे कि मूल किस प्रकार के आएंगे। यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया गया है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विविक्तर, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कहते हैं। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग विविक्तर बोलते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो था, इसे आप ऐसा भी लिख सकते थे कि भाई अगर d बराबर जीरो आ जाए, अगर d बराबर जीरो आ जाए तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए तब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो था, तो आप इसे लिख सकते हैं कि भाई अगर d का मान जीरो से छोटा आ गया तब समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा, मतलब समीकरण के कोई भी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग विविक्तर बोलेंगे। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मूलों की प्रकृति, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना, विविक्तर के बारे में, इन सभी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी अगली प्रश्नावली 4.4 में। ठीक, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि जो भी हम काम करेंगे प्रश्नावली 4.4 में वो यही सब करने वाले हैं, इससे बाहर का कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा आ जाए, मतलब इसका मान अगर नेगेटिव आ जाता है, मतलब d का मान अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस दशा में हम लोग समीकरण को हल नहीं करेंगे, उसके मूल ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विविक्तर। और अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बता पाएंगे कि इस समीकरण के मूल किस प्रकार के आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 समीकरण लिखा है। हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि इन तीनों समीकरणों के मूल किस प्रकार के होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले विविक्तर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो निकालते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप ABC का मान निकालोगे। तो आप ऐसे बोलोगे, इसको समीकरण 1 मान लोगे और आप बोलोगे समीकरण 1 की तुलना, ये काम आपको करना होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, a का मान 1 आएगा। ठीक, b का मान कितना आएगा, b का मान -2 आएगा और c का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, यानी विविक्तर d का मान निकालना है। तो निकाल लीजिए। b का मान कितना है, -2 है, तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, 1 है।
तो ये आ गया 4 -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, और ये भी हो गया 4 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर आप देखें d बराबर क्या आ गया 0 आ गया, मतलब विविक्तर कितना आ गया 0 आ गया। तो अगर b² - 4ac का मान 0 आता है तब इस समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो आप यहाँ बोल देंगे अतः दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं, हल करके इसके दोनों मूल निकाल सकते हैं। तो हल करने के लिए आपके पास तीनों विधियाँ हैं, चाहे गुणनखंड विधि से कर दीजिए, चाहे पूर्णवर्ग बनाकर कीजिए, चाहे द्विघाती सूत्र से कीजिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस समीकरण के मूल किस प्रकार के आएंगे। अब इसकी बात करें तो अब बार बार ये लाइन नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिए। a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 1, b का मान कितना आएगा, b का मान -5 आएगा, और c का मान कितना 6। अब आप क्या करेंगे, अब आप d यानी b² - 4ac का मान निकालेंगे। ठीक है, निकाल लो। b का मान कितना है -5, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर, -4। a का मान कितना है, a का मान 1 है, और c का मान कितना है, c का मान 6 है। ठीक है, तो देखो -5 का स्क्वायर कितना, -5 का स्क्वायर 25 आ गया, और a आ गया 24, यानी कितना आ गया 1 आ गया। और 1 आने का मतलब क्या है, 1 आने का मतलब ये है कि d = 1 आ गया है। इसका मतलब ये है कि d > 0 है। d क्या है, > 0। भाई 1 क्या होता है, 1 0 से बड़ा होता है। तो अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया तब क्या होगा, तब इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो आप यहाँ बोल देंगे अतः दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप कोई भी विधि लगा दो और इसके दोनों मूल निकाल लो। इसकी बात करते हैं तो फिर से वही काम, a बराबर कितना, a बराबर 1, b बराबर कितना, b बराबर -1, और c बराबर कितना 1। अब आप क्या करोगे, अब आप d का मान निकालोगे। d मतलब b² - 4ac कितना आ जाएगा, b का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगेगा 4a का मान 1 है और c का मान भी 1 है। ठीक है, अब देखो -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आ जाएगा, और ये हो गया -4। 1 में से 4 निकल जाएगा, कितना आएगा देखो ना, d बराबर आ गया -3, और -3 क्या है 0 से छोटा है, नेगेटिव आ गया। तो अगर d का मान क्या आ जाए 0 से छोटा आ जाए तब इस दशा में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब इस समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो आप यहाँ बोल देंगे अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले b² - 4ac का मान निकाल लेंगे। अगर 0 आ गया तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे, मतलब आप मूल निकालेंगे। अगर 0 नहीं आया, 0 से बड़ा आ गया, मतलब कोई भी गिनती आ गई 1 2 3 4 100 50 कुछ भी आ गया, मतलब धनात्मक आ गया, तो वहाँ पर भी आपको दोनों मूल मिलेंगे। बस फ़र्क इतना रहेगा, दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। आप यहाँ पर समीकरण को हल करके उसके मूल निकालेंगे। लेकिन अगर b² - 4ac का मान क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तब ऐसे सिचुएशन में आप उस समीकरण को हल नहीं करेंगे, मतलब आपको वहाँ पर समीकरण के मूल नहीं मिलने वाले हैं, मतलब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, तो ये सारी जानकारी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.4 में यूज करने वाले हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जब आप प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।